Hello and welcome everyone. I hope you all will be doing fantabulous, fantastic. So, dear student, in this lecture today, we shall be discussing about the important questions and the questions which were asked in JK SSB CBT एग्ज़ाम. आज उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और अगर आप में से किसी ने भी JK SSB CBT एग्ज़ाम दिया था जो कंडक्ट करवाया गया था, अगर उसकी स्केड्यूल डेट देखें तो 19 अगस्त थी और 21 अगस्त थी. अगर आपने इन दो सेट को में से किसी भी एक सेट को किसी भी एक दिन पेपर दिया है और आपकी इंग्लिश अगर अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करनी, आई होप कि अभी तक आपको यहाँ पे आंसर की तो मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाऊँगा जितने भी यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम के अंदर, उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 31 से लेके 32 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, आपके टेंसेस बेस आएगा, पैरा जंबल्ड आएगा, उसके बाद आपका एक नया टॉपिक डिटर्मिनर्स आएगा. उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक अच्छे शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं. और एक बात मैं आपको दूसरी बता दूं डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा था, उन मैराथन्स को नहीं देखा है जो मैंने आप सभी के लिए SSS प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड करी है, एक बार आप देख लेंगे, क्योंकि अगर इस पेपर को आप एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने SSS से यहाँ पे इंग्लिश की सिलेबस को कवर करा है या कवर कर रहे हैं या कवर किया था, उन्होंने अगर इस पेपर को देखा होगा तो जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करी थी ग्रामर की, सभी उन्हीं लेक्चर में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से कौन सा कंसेप्ट पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको वो डिस्कस करवाते चलूँगा ताकि आपके माइंड का जो डाउट है, जो आपके माइंड में एक डाउट है, वो आपका क्लियर हो पाए. उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है एंड दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग लाइक दैट इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, सो फॉर दोज स्पेशली आई वांट टू से वन थिंग, if you will watch this video till the end then definitely you are going to add feather in a cap. आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर अच्छी चार चांद लगाओगे, because while just solving the question we get many things to learn और डेफिनेटली इससे हमारी रिवीजन भी होती है जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, और कभी कभी आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाता है. और ऐसे टॉपिक जो आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं, अगर उनके आप टेस्ट भी अटेंड करोगे तो मिस्टेक्स करने के बाद आपको काफ़ी टाइम के बाद एक एनालिसिस जो मिलेगा, दोबारा से उस क्वेश्चन के अंदर या उसी रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कभी भी आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करोगे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टूडेज डिस्कशन, जो आज पेपर के ऊपर है, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर CBT एग्ज़ाम जो मेडिकल रिलेटेड था, उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर क्या क्या किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स में से पूछे गए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं. और यहाँ तक अगर बात करें, मैंने अभी तक आपकी जितने भी इंग्लिश के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी की लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करी है. और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर्स दी हुई है, चाहे मॉडल्स हो, टेंसेस हो, एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो. उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे. एंटोनियम्स और साइनोनिम्स की ट्रिक मैंने आपको दी है और जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे अपलोड करवाई हैं, अगर उन लेक्चर्स को आप सही तरीके से होलिस्टिक प्रिपरेशन करोगे देन डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम के अंदर 10 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनमें से 8 क्वेश्चंस को हमेशा 110% आप उसको सही करोगे. ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है. काफ़ी स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं उन लेक्चर्स को, लेकिन आज यहाँ पे इस लेक्चर से मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या वो हल्के में लेने वाली बात थी या नहीं थी, तो आज यहाँ पे आप सभी को पता चलेगा. तो यहाँ पे 2 लेक्चर्स आपकी अभी पेंडिंग है जो इंग्लिश के सिलेबस के अंदर से, एक तो आपका है जंबल सेंटेंस जिसको आप पैरा जंबल सेंटेंस कहते हैं या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, उसके बाद एक आपका कंप्रीहेंशन वाला पार्ट बच रहा है. लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको पैरा जंबल की एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जो 1-2 मिनट के अंदर ही दूंगा. आई होप आप उस ट्रिक के कारण आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे. और यही ट्रिक ऐसी ही ट्रिक होती है जो आप पूछी जाती है और बहुत ही जल्द मैं उसके ऊपर भी आप सभी के लिए मीन्स आपका एक मैराथन लाऊंगा जिसके अंदर आप रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस जिनको आप पैरा जंबल्स कहते हैं उनकी आप ट्रिक देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन जो पैरा जंबल्स यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस है. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस बतानी है कि कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे सही है. देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ और इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद ही अटेंड कर देंगे. इस क्वेश्चन को मीन्स समझने के बाद आप डेफिनेटली इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप डेफिनेटली आप खुद ही इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे. हर एक एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अंदर भी आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे.
अब यहाँ पे सबसे बात जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस को क्या करना होता है, लिंक करना होता है और उनके एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जो एक लॉजिकल वे में होना चाहिए। इन्हीं आर्गुमेंट्स के बेसिस पे होता है, कोलोकेशंस के बेसिस पे होता है, उसके बाद जो ग्रामर के बेसिस पे होता है। इसके अंदर आपको जनरली 10 पार्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पे 10 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके ऊपर ये सभी क्वेश्चन बेस हैं, वो है कि स्टार्ट। जब भी कभी कोई पैरा जंबल सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। देखो यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब बिगिनिंग सेंटेंसेस होते हैं, देखो यहाँ पे बिगिनिंग सेंटेंसेस होते हैं और मैं खाली उन सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ जो अकेले होते हैं, जो क्या होते हैं, स्टैंड अलोन सेंटेंस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? स्टैंड अलोन सेंटेंस कहा जाता है इनको। तो ये बात आप याद रखें कि इनको क्या कहा जाता है, स्टैंड अलोन सेंटेंस, जिनको इंडिविजुअल सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे जो सभी के सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी जो भी बिगिनिंग में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं पैरा जंबल के अंदर, वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि जब भी आप किसी का आंसर दो, सबसे पहले उस ऑप्शन को आप टिक करें जिसके अंदर सबसे पहले नाउन है। क्यों? क्योंकि नाउन से ही आपका क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब फॉलो होती है। बात करें नाउन के अंदर भी यहाँ पे दो ही नाउन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपका होता है प्रॉपर नाउन और दूसरा आपका क्या होता है, कॉमन नाउन। एक तो होता है आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा क्या होता है आपका कॉमन नाउन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आपको दूं, यानी प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट बताऊं, तो प्रॉपर नाउन जैसे मैं अपने नाम की बात करता हूँ सूरज, तो यहाँ पे सूरज के एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। इसी तरीके से किसी जगह का, किसी चीज़ का, या फिर बात करें यहाँ पे किसी फीलिंग्स की बात आ जाती है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन आ गया। लेकिन इसकी जगह पे अगर मैं बताऊँगा कि टीचर ये यहाँ पे क्या आ गई, क्लास आ गई मेरी। टीचिंग या टीचर, आप यहाँ पे टीचर क्या आ गई, क्लास आ गई मेरी। तो यहाँ पे जब भी आप किसी प्रॉपर की बात करें, नेम की बात करें, पर्सन प्लेस की बात करें, यानी इसकी बात करें, तो वहाँ पे आप किसका, यानी यहाँ पे मैंने सूरज की बात करी। लेकिन अगर उसको अगर कॉमन वे से देखें, जैसे टीचर, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं। बात करें यहाँ पे अगर आप पुलिस की बात करें, तो इस पुलिस के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नाउन ही सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये बात याद रखें कि जितने भी बिगिनिंग सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर नाउन होते हैं। जो अलोन सेंटेंसेस होते हैं नाउन होते हैं। जैसे आप नाम ले लो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो, कंट्री का नाम ले लो। और नाउन के अंदर भी जनरली दो ही नाउन रहते हैं, एक तो रहता है आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा रहता है आपका कॉमन नाउन रहता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे लिंक करना है। देखो दूसरी बात एक मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पैरा जंबल सेंटेंसेस बेस होते हैं वो तो एक यहाँ पे लिंक के ऊपर बेस रहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी का लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको सीक्वेंसेस देखनी होती है, जो ऑप्शन होते हैं उनको भी यहाँ पे आपको देखना होता है। तो ये दो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिंक और उसके बाद ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग की सेंटेंसेस बताए, ऐसे सेंटेंसेस जो शुरू में लगते हैं, और जो शुरू में सेंटेंसेस होते हैं जब भी आप पैरा जंबल को सॉल्व करते हैं वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। इसी एग्जांपल से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ये आपको छोटी सी एक हिंट है, ताकि एक दो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर, उनके अंदर आपको यहाँ पे कंसेप्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे है द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे एक लॉजिकल ऑर्डर को भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उसके बाद एक लॉजिकल वे को अपनाना होता है, और यहाँ पे लिंकिंग और यहाँ पे आपको ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो किस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना, जैसे इन द 5-day गेम विच इज़ मच टफर देन ही नोज हाउ टू गेट बैट्समैन लिमिटेड ओवर क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बताना आपको यहाँ पे मुझे ये बताना है कि अगर मैं किसी एक सेंटेंस के अंदर यहाँ पे अगर आप नाउन फाइंड कर रहे हो, ही यहाँ पे क्या आ गया, एक प्रोनाउन आ गया, लेकिन आगे देखो हाउ टू गेट बैट्समैन, यहाँ पे क्या आ गया, एक नाउन आ गया, बैट्समैन यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका नाउन दिख रहा है वो किस वाले ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, आर के अंदर आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे आर के अंदर आपको दिख रहा है, और मैंने आपको कहा कि हर एक बिगिनिंग सेंटेंस यहाँ पे नाउन से शुरू होता है, और वो नाउन कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन होता है, एक तो कॉमन नाउन होता है। आपने देखा, आप दूसरे सेंटेंसेस के अंदर भी देख लो, जैसे मैंने इसकी बात करी, यहाँ पे मेरे को नाउन दिखने को, आपको किसी दूसरे के अंदर क्रिकेट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ही नोज हाउ टू गेट बैट्समैन आउट। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस भी बढ़ रही है और एक लिंक भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ही नोज, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन की बात करें, या यहाँ पे आप पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे ही भी आता है। और आप सभी को पता है कि नाउन के बाद ही हमेशा क्या फॉलो होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन के बाद ही प्रोनाउन होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सब्जेक्ट को बनाते हैं। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। और ही के बाद यहाँ पे आपका वर्ब लग रहा है जो है नोज, ही नोज।
तो यहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस बनेगी वो आर से बनेगी। और आपको यहाँ पे देखो कितने चुटकियों से आपको देखना है कि अब आपके यहाँ पे जो दो हैं, एक तो ये और एक ये, कैंसिल कर दो, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ आर से शुरू होगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे ये डिफिकल्टी आ जाती है कि सर आर के बाद पी आएगा या आर के बाद एस आएगा। एक बार आप इनकी सीक्वेंस को देख लें कि किस तरीके से इनके ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, क्या लिंकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ही नोज हाउ टू गेट बैट्समैन आउट इन द 5-day गेम, इन द 5-day गेम। देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रही, बैट्समैन आउट, यानी यहाँ पे बैट्समैन आउट, कब टेस्ट मैच की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। उसके बाद यहाँ पे इन द 5-day गेम विच इज़ मच टफर देन लिमिटेड आवर्स क्रिकेट। इसका मतलब है ही नोज हाउ टू गेट बैट्समैन आउट इन द 5-day गेम विच इज़ मच टफर देन लिमिटेड आवर क्रिकेट। तो देखो यहाँ पे आर और पी का यहाँ पे एक लिंक बन रहा है। देखो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आर और पी का यहाँ पे लिंक बन रहा है विच इज़ मच टफर देन लिमिटेड क्रिकेट्स। और यहाँ पे क्यू और एस का यहाँ पे बन रहा है, आर और पी और क्यू और एस। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 था वो क्या था, करेक्ट था। और आई होप आप में से अगर किसी ने पेपर दिया था, एग्जाम दिया है, उसने यही आंसर को चूज करा था, सिलेक्ट करा था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक है, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। जो नीचे ये सेंटेंस दिया गया है ये टेंस के रिलेटेड है, अगर ये सही होगा तो आपको ये ऑप्शन के अंदर दी है स्टेटमेंट द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। जैसे द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, जैसे आपकी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, शी हैव बीन प्लेइंग वॉलीबॉल व्हेन रॉकी गेम, व्हेन रॉकी केम। अब देखो यहाँ पे ये बात तो हमें पता चलती है कि ये क्वेश्चन किसके अंदर से है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर से। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, शी हैव बीन। और आप सभी को पता है कि शी के बाद कभी भी हैव नहीं लगता है, शी के बाद कभी भी हैव नहीं लगता है। और अगर आपको एक दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट देखना है तो यहाँ पे केम, यानी इट मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी के बाद हैज़ बीन प्लेइंग नहीं आएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट को भी आप अगर देखोगे तो पास्ट का आएगा, पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, शी के बाद हैड यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आई होप आपने यही टिक भी करा था, शी हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बात करें तो वहाँ पे आपको शी के बाद कोई हैज़ या हैव नहीं, ओनली एंड ओनली आपको हैड लगाना होता है, उसके बाद बीन और उसके बाद प्लेइंग, यहाँ पे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। ये भी मैंने आपको टेंसेस के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आपको यहाँ पे ये आंसर देखने को मिल गया। उसके बाद यहाँ पे एक बात देखो, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को पढ़ूंगा। इफ़ यू लिव इन ए बिग इंडियन सिटी द आइडिया ऑफ रनिंग अलॉन्ग ए वुडेड पाथ breathing crisp clean air may well be the stuff of fantasy। यहाँ पे इसी लाइन में से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि केस स्टडी थी लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मीनिंग पूछा गया था, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। बात करें इन द सेंटेंस द आइडिया ऑफ रनिंग अलॉन्ग ए वुडेड पाथ ब्रीथिंग क्रिस्प क्लीन एयर मे वेल बी गिवन इन द पैराग्राफ। यहाँ पे जो क्रिस्प है उसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ब्रीथिंग क्रिस्प क्लीन, एक यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में मिलती है ब्रीथिंग क्रिस्प क्लीन। क्रिस्प का मतलब होता है यहाँ पे रिफ्रेशिंग, क्रिस्प का मतलब क्या होगा, रिफ्रेशिंग, स्पॉन्जी नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है, क्रंची नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या था, रिफ्रेशिंग था। क्या था, रिफ्रेशिंग। क्रिस्प क्लीन एयर विच मीन्स रिफ्रेश एयर, आप उसका मतलब क्या होता है, रिफ्रेश एयर, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, और हर एक क्वेश्चन आपको एवरी क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क, वहाँ पे 1 मार्क का था। अब यहाँ पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात आ जाती है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट बताए थे, नाउन बताया था, एडजेक्टिव बताया था, एडवर्ब और वर्ब बताया था, तो ये यहाँ पे वर्ब में से है, ये यहाँ पे किस में से, वर्ब में से। अगर बात करें यहाँ पे एबंडेंट की बात करें, यहाँ पे एबंडेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है त्याग देना। इसका मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, जिसको हम कहते हैं त्याग देना। उसके बाद ड्रॉप्ड, यहाँ पे इसका आपको अपोजिट मीनिंग देना है, तो इसका ये सिमिलर मीनिंग आ रहा है। रिजेक्टेड भी यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग आ रहा है। फॉरगॉटन भी यहाँ पे इसका देखो लगभग सिमिलर मीनिंग आ रहा है, लेकिन जो इसका मीनिंग्स है जो अपोजिट आ रहा है, अडॉप्ट। अबंडन होता है त्यागना, अडॉप्ट होता है स्वीकार करना या गोद लेना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को स्वीकार करना या लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 का जो डी ऑप्शन था वो आपका सही था।
और ये यहाँ पे कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही थी, ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी एंटोनियम्स और साइनोनियम्स के अंदर। ये वर्ब वाला था और मैंने कहा था कि वर्ब का जो एंटोनियम्स या साइनोनियम्स होगा वो भी क्या होगा, वर्ब ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, जो 19 अगस्त को पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था। अब यहाँ पे इसके अंदर आर्टिकल आपको देखना है। देखो यहाँ पे अगर आपने आर्टिकल की लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करा था, उन सभी पार्ट्स को, कीर्ति इज रेडी टू ऑफर डेस्टेड जॉब फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। सबसे पहले मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप बात करते हैं ए और एन की बात करते हैं, ए का यूज़ हम उनके साथ करते हैं जो जिनकी शुरुआत यहाँ पे वॉवल के साथ नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे कीर्ति इज़ रेडी टू ऑफर, यहाँ पे जे के साथ शुरू हो रही है, तो आप यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल होता, कोई यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे अगर बात करें वॉवल्स की, अगर वो होता तो वहाँ पे एन लगाते थे। किसी और चीज़ की बात करें, कोई डेट होती या कोई दूसरा नंबर होता, उसके साथ हम द लगा लेते। अगर उनको भी सेटिस्फाई नहीं करता तो नो आर्टिकल लग जाता। लेकिन ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था। कीर्ति इज रेडी टू ऑफर ए जॉब आएगा, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन वाज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से इसको अटेंड भी करा है। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग बेस्ड भी है क्वेश्चंस, और ये आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्रोनाइल होता है, क्रोनासील नहीं होता है। इसकी स्पेलिंग अगर बात करें तो CHRON, सी के बाद CHRON, उसके बाद CILE होता है ना, या ICLE होता है। उसके बाद क्विकन की बात करें तो ए नहीं होता, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लगता है, ई लगता है। उसके बाद सेक्शन SANCTION, तो सेक्शन यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक लग रही है। उसके बाद रेसिपेंट, तो यहाँ पे रेसिपेंट होता PIENT होता है। इसका मतलब ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। द ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी था वो क्या था, सही आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या पूछा गया था, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया था। और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर पढ़ाया है अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का, इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे अगर इसका मतलब आपको पता होगा कि रेकलेस का मतलब क्या होता है। देखो रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। यानी जो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लापरवाह रहता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेकलेस कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, रेकलेस कहते हैं, रेकलेस कहते हैं। शी इज़ रेकलेस हिज ड्यूटीज़। देखो यहाँ पे गलती भी हुई है, हिज ड्यूटीज़ आएगा या हर ड्यूटीज़ आएगा। तो ये यहाँ पे एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हर ड्यूटीज़ आएगा। शी इज़ रेकलेस हर ड्यूटीज़, तो यहाँ पे किसके आएगा, अबाउट आएगा, फ्रॉम आएगा, अगेंस्ट आएगा या सिंस आएगा। तो ये यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, अबाउट आएगा। यानी वो अपनी जो ड्यूटीज़ है, जो उसके कर्तव्य है, उनके लिए क्या वो लापरवाह दिख रही है, लापरवाह है। इसीलिए यहाँ पे ना तो ऑप्शन ए आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30 विच केम इन, जो 19 अगस्त को पेपर हुआ था, जो स्केड्यूल था उसके अंदर ये पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 32 देखने को मिलेगा। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामेटिकली एंड कंसेप्चुअली। एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर दिया। इफ़ द गिवन करेक्ट आंसर, देन ये आपको देखना है। कंज्यूमिंग एन हेल्थी डाइट एंड अवॉइडिंग सर्टन फूड आइटम्स गो अ लॉन्ग वे इन मैनेजिंग क्रैम्प्स एंड अदर सिम्टम्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो यहाँ पे आपको क्रैम्प्स का मतलब समझना है। क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रैम्प्स का मतलब सिंपल सा आपको ये देखना है कि क्रैम्प्स का मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जब मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है, एक सुकड़न होती है, वहाँ पे आपको क्रैम्प्स बनते हैं। यानी यहाँ पे क्या बनते हैं, आपके क्रैम्प्स बनते हैं। जब आपकी मसल्स यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे स्पेस ओपन होती है, स्पेस खाली होती है, वैकेट स्पेस को यहाँ पे क्रैम्प्स को करते हैं। और आपने देखा होगा जनरली प्लेयर्स जो होते हैं उनको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर सेंटेंस ये करेक्ट है या नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूमिंग एन हेल्थी डाइट एंड अवॉइडिंग सर्टन फूड आइटम्स गो ए लॉन्ग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस एन को देखें, यहीं से आपकी गलती पकड़ी जाती है। इट मीन्स यहीं से मिस्टेक पता चलती है कि हेल्थी के साथ एन नहीं लगता, ए ही लगता। बस सिंपल सा दूसरा सेंटेंस आपका पूरा सही था। तो आप देख लें, कंज्यूमिंग ए हेल्थी डाइट एंड अवॉइड सर्टन, या कंज्यूमिंग ए हेल्थी डाइट एंड अवॉइडिंग सर्टन,
या कंज्यूमिंग एन हेल्थी डाइट एंड अवॉइड सर्टन। देखो कंज्यूमिंग ए हेल्थी डाइट एंड अवॉइड सर्टन फूड, तो यहाँ पे अवॉइडिंग सर्टन फूड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अवॉइड सर्टन फूड, तो या यहाँ पे अवॉइडिंग सर्टन फूड। दूसरा यहाँ पे आपके लिए अवॉइड आएगा, अवॉइडिंग आएगा एंड अवॉइडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एंड के बाद एंड टू अवॉइड आता जो इसके अंदर दिया नहीं है, जिसको आप क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको एन की ये मिस्टेक्स थी, क्योंकि हेल्थी था और यहाँ पे वॉवल के साथ एन का यूज़ जनरली किया जाता है, या फिर ऐसे वर्ड्स के साथ जिनकी साउंड यहाँ पे वॉवल की तरह दिखती है उनके साथ आप यूज़ करते हो। इनमें से किसी भी अंदर कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी वाज सेटिस्फाइड फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Consuming a healthy diet and avoiding certain food items go a long way in managing cramps and other symptoms during the period. अब यहाँ पे फिर से एक प्रीपोजिशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 34 था। कम एंड सिट मी, देखो कम एंड सिट डैश डैश मी। अब आपके पास प्रीपोजिशन है एट, ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन यहाँ पे हम किसी लोकेशन के लिए जब इनसाइड होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। बाई का मतलब होता पास में होना, बाई का मतलब पास, और अगेंस्ट का मतलब होता खिलाफ। देखो सिंपल से कम एंड सिट डैश डैश मी, आओ और बैठो, लेकिन कैसे, मेरे पास बैठो, है ना, कम एंड सिट बाई मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था, तो इसके लिए क्या आएगा, बाई मी, कम एंड सिट बाई मी। मीन आओ मीन्स इसका मतलब है मेरे पास, मीन बाई का मतलब पास, मेरे पास आओ और बैठो। हम कहते हैं ना मेरे पास आओ और बैठो। बिसाइड मी भी हम यूज़ करते हैं, बिसाइड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन बिसाइड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं था, तो यहाँ पे बिसाइड की जगह पे हमने यहाँ पे नहीं दिया था, बाई दिया था, तो बाई का ही यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर भी यहाँ पे पूछा गया था एंटोनियम्स और साइनोनियम्स के अंदर से। यहाँ पे वर्ड जो दिया है वो है ग्लेस, यहाँ पे वर्ड जो दिया है वो क्या है, ग्लेस दिया है। अब आपको ग्लेस का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर सही तरीके से आप दे पाओगे। ग्लेस का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा क्लॉथ या किसी लेदर प्रोडक्ट जो होता है उसको आपको देखा होगा, वो तो या तो स्मूथ होता है या फिर हाईली पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है और उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेस कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ना तो ये रफ़ होता है यानी स्मूथ, और यहाँ पे अच्छे जो चमक वाली चीज़ें होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, ग्लेस कहते हैं। और यहाँ पे पॉलिश्ड वाली जो चीज़ थी, यानी यहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग देना है इसका। अगर अपोजिट होता तो रफ़ हो जाता, अपोजिट हो जाता तो रफ़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है, तो इसलिए आपको इसको पॉलिश्ड ही आपका इसका जो आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 भी पूछा गया था इंग्लिश के रिलेटेड से, तो यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देना था। प्लॉग्ड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे प्लॉग्ड का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर बात करें प्लॉग्ड की बात करें, इसका मतलब होता है किसी को दुख देना या किसी को तंग करना। सिंपल सी बात होती है, किसी को तंग करना या किसी को दुख करने को कहते हैं प्लॉग। क्या कहते हैं, प्लॉग। तो यहाँ पे परस्यू होता है किसी मैटर को परस्यू करना, कंफर्ट होता है आराम देना। दुखी करना और आराम करना यहाँ पे एक असेंस मिल रही है जो प्लॉग्ड के टोटली यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। एफ्लिक्ट या ट्रबल, तो यहाँ पे आपको यहाँ ना तो एफ्लिक्ट आएगा ना तो ट्रबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें प्लग्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ट्रबल आ सकता है, एफ्लिक्ट भी यहाँ पे इसका नहीं आ सकता। जो कंफर्ट होगा उसका ये राइट आंसर है, तो बी वाज द राइट आंसर। प्लग्ड का मतलब होता तंग करना, चिढ़ाना किसी को, और कंफर्ट का मतलब होता किसी को में कंफर्ट होता आराम, तो ये यहाँ पे इसका अपोजिट मतलब आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर और यहाँ पे एक साइनोनिम्स पूछा गया था जिसका क्रैम्प्ड। अब यहाँ पे मैं बात करूँ क्रैम्प्ड की बात करूँ, मैंने पहले भी बताया था क्रैम्प का मतलब होता सिकुड़ना, यानी जब सिकुड़ जाती है। और क्रैम्प का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इनवॉलंटरी क्या होती है, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या बनती है, एक स्पेस वैकेट हो जाती है, जो जहाँ पे जैसे क्रैम्प्स को जनरेट होती है, वहाँ पे एक क्रैम्प कहा जाता है उसको। अब क्रैम्प का मतलब होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई खुली होती है उसको हम क्रैम्प कहते हैं। अब इसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। क्रैम्प्ड का मतलब आपको बताना है अनइनहेबिटेड, यानी यहाँ पे आपको जो सिकुड़ कर बन जाती है उसको आप क्रैम्प कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। अगर सपोज करो इतना था, सिकुड़ने के बाद इतना बन गया, तो ये कंजेस्ट होगा ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये तो फैलेगा नहीं, ये यहाँ पे क्या होगा, कंजेस्ट होगा। क्रैम्प्ड का मतलब होता सिकुड़ना, कंजेस्टेड होना। अनइनहेबिटेड
कंजेस्टेड, ओपन या जनरस। ना तो ओपन होगा ना तो जनरस होगा, क्योंकि ये तो मिलते ही नहीं। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्योंकि क्रैम्प्ड का जो सिनोनिम्स आएगा वो आपका क्या आएगा, कंजेस्टेड आएगा। और यहाँ पे क्रैम्प्ड एक वर्ब था और कंजेस्टेड भी आपका वर्ब है। तो वो वाली जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, जो आपके लिए 35 मिनट्स की जो लेक्चर थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि आप किस तरीके से, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है तो आप किस तरीके से उसके सही आंसर दे सकते हो इन ट्रिक्स को फॉलो करके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर भी पूछा गया था। तो यहाँ पे भी अब जंबल सेंटेंस है, जिसको आप रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर एक बिगनिंग वर्ड्स यहाँ पे या तो नाउन, बिगनिंग वर्ड्स या तो नाउन होता है, और यही सिंपल सी आपको ये याद रखना है। और नाउन भी कौन कौन सा होता है, एक तो यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन होता है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। दूसरा कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। अब सबसे पहले इसके अंदर आप नाउन ढूंढने की कोशिश करें। ट्रेवल बिफोर सितंबर विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस एंड नो इन पर्सन। द कंपनी सेड दैट देयर विल बी नो बिजनेस कंपनी इवेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो आंसर है वो किस तरीके से होगा। द कंपनी, तो यहाँ पे ये क्या आपका नाउन मिल गया। अब आपका नाउन जब मिल गया तो नाउन के साथ ही हमेशा शुरू होता है, और आपको सिर्फ यही ऑप्शन ढूंढने हैं जो आपके आर के साथ शुरू होते हैं। आपको बस वही आंसर ढूंढने हैं जो आपके आर के साथ शुरू होते हैं। एक तो आपका ए पार्ट होता है, दूसरा आपका सी पार्ट होता है। ऑप्शन बी को भी कैंसिल कर दो आप, अगर आपका आंसर होगा भी तो इनमें दोनों में से ही होगा। अब देखो यहाँ पे आप लिंकिंग देखते हैं कि क्या ये लिंक करते हैं और ऑप्शन को मैच करते हुए चलते हैं। अब आर के साथ द कंपनी सेड दैट, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट होता है, या प्रोनाउन जो होता है एज ए सब्जेक्ट एक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर। और उसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पे वो फॉलो हो रहा है। द कंपनी सेड दैट देयर विल बी नो बिजनेस, देयर विल बी नो बिजनेस। आगे आप बात करें बिजनेस, उसके बाद क्या आएगा, नो बिजनेस ट्रेवल, देयर विल बी नो बिजनेस, फ्यू एक्सेप्शंस नहीं आएगा, बिजनेस कंपनी नहीं आएगा, नो बिजनेस ट्रेवल बिफोर सितंबर विद वेरी। देखो यहाँ पे एक आर और पी की क्या बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है। यहाँ पे एक लिंक हो रहा है, आर और पी यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। देखो द कंपनी सेड दैट देयर विल बी नो बिजनेस ट्रेवल बिफोर सितंबर विद वेरी, और उसके बाद आपका क्या है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस एंड नो इन पर्सन कंपनी इवेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ 2020। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि आपकी जो सीक्वेंस बन रही है, एक तो आपकी बन रही है आर और पी की, दूसरी आपकी बन रही है क्यू और एस की बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको सिंपल सा कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, सिर्फ आपको जैसे आर से यहाँ पे शुरू हो रहा था, ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा जो आर से ही शुरू होता है, और वही आपका राइट आंसर होगा वहाँ पे, क्योंकि अगर आपके उसके अंदर नाउन को आपने आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 भी था, जिसके अंदर ग्रामर का ही एक टॉपिक पूछा गया है। अब यहाँ पे आफ्टर द, देखो ये यहाँ पे टेंसेस के अंदर से भी आता है, यानी ग्रामर का ही एक कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। आफ्टर द टेरिफिक इंसिडेंट, एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ जो कॉलेज के अंदर हैपन हुआ था। जैक जो था, जैक वॉज डैश फ्रॉम कॉलेज। अब आप बात करो कि कब इंसिडेंट होता है, वो कभी कोई पंगा लेता है तभी इंसिडेंट हुआ, या कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई तभी इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे अगर जैक एक स्टूडेंट है तो उसको यहाँ पे पोस्टपोन तो करेंगे नहीं, हाल्टेड तो करेंगे नहीं, डिलीट तो कर नहीं सकते, तो उनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। सो जैक वॉज, उसके बाद क्या आएगा, सस्पेंडेड। मैंने आपको शायद शुरू में जब टेंसेस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इज एम आर के बाद आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई कंडीशन हो, और कंडीशन यहाँ पे एक इंसिडेंट वाली है। इसी तरीके से आप वॉज वर्ब के बाद इज एम आर की सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है, और उसके बाद भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंडेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डिटर्मिनर्स होता है। अब देखो डिटर्मिनर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मैंने आपको इसका कंसेप्ट एक लेक्चर के अंदर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आप डिटर्मिनर्स के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, मैं हर बार हर एक लेक्चर के अंदर बताता हूं कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस आपको ब्राइट आविष्कार चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर मैंने ये डिटर्मिनर्स भी आपको सॉल्व करवाया है। अब आपकी चॉइस है कि इसको अच्छे तरीके से देखना है नहीं देखना है, क्योंकि आजकल अगर एक एग्जाम के अंदर इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है। चलो फिर से भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनर्स क्या होता है। जो क्वान्टिटेटिव
वर्ड्स होते हैं, इन्हें यहाँ पे क्या होते हैं, जो यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं उनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे आपका मच आ गया, मैनी आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, एनी आ गया, लिटिल आ गया, ए लिटिल आ गया, ए फ्यू आ गया। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये डिटरमिनर्स होते हैं। ही गॉट हिज पैन कार्ड विदाउट डैश डैश प्रॉब्लम्स, ये यहाँ पे सिंपल सा एक सीक्वेंस भी बन रही है। ही गॉट हिज पैन कार्ड विदाउट एवरी प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं आएगा विदाउट सम प्रॉब्लम्स, विदाउट ईच प्रॉब्लम्स, यानी इसको पैन कार्ड मिला किसी भी प्रॉब्लम के बिना ही इसको उसका पैन कार्ड मिल गया। क्योंकि यहाँ पे ईच भी यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे डिटर्मिनर्स भी है, सम भी यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, एवरी भी यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनर है, और एनी भी यहाँ पे एक क्या है, डिटर्मिनर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मोस्ट सूटेबल जो फिट हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एनी हो रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन 92 था, आई होप आपने इसका आंसर सही इस तरीके से करेक्ट करा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर भी पूछा गया था, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड करना है, यानी यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढूंढना है। बात करें नीचे से यहाँ पे बात करें या ऊपर से बात करें, ग्रेशियस बात करें यहाँ पे ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड हार्टेड, जिसको आप कहते हैं दयालु, काइंड पर्सन को, या ह्यूमन नेचर जिसका होता है, काइंड पर्सन को आप क्या कहते हैं, ग्रेशियस कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रेशियस का मतलब अगर इसका मैंने मतलब निकाल दिया तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन नीचे बात करें यहाँ पे रेडिकल होता है, RADICAL होता है। उसके बाद फैलेसी होता है FALLACY, जिसका मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये होता है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं मिस होता तो सर्कमलेशन है, लेकिन उसके अंदर एक ही एम होता है, यानी एक एम होता है, यहाँ पे डबल यूज़ किया है लेकिन उसके अंदर एम होता है, जिसका मतलब होता है एक बहुत ही कपटपूर्ण जो बातें होती हैं वो हम जब करते हैं उसको आप कहते हैं सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 भी एक ग्रामर का ही था, इसके अंदर आपके आर्टिकल्स के रिलेटेड पूछा गया था। ऑल द ऑफिस आर रेडी टू टेक डैश डैश प्लेज गिवन बाय द सुपीरियर। अब बात करें यहाँ पे प्लेज की बात करें तो प्लेज ये क्या है, यहाँ पे एक नाम है कसम, हम बात करते हैं ना ओथ, कसम जिसकी बात करते हैं ये क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। प्रॉपर या ये कॉमन की बात करें, और मैंने आपको जब आर्टिकल्स पढ़ाए थे, अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था, सिंपली मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी आर्टिकल किसकी बात करें, किसी डेफिनेट पर्सन की बात करें, थिंग की बात करें, या फिर किसी कॉमन नाउन की बात करें, या सिंगुलर नाउन की बात करें, तो ये सभी कंसेप्ट मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाए भी थे। और या मैंने बात करी था कि सिंगल स्पेसिफाइड जो चीज़ें होती हैं, या फिर कॉमन नाउन्स या नाउन जो होते हैं उनके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, यानी प्लेज यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो इसके पहले हमेशा आप किसका यूज़ करते हो, आर्टिकल द का यूज़ करोगे। अगर आपने नहीं देखा है तो रूल नंबर 1 के अंदर और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 के अंदर ये डिस्कस मैंने करा था। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो जितने भी हम अभी तक सॉल्व करें, ये तो जो 19 अगस्त को स्केड्यूल था जिसके अंदर ये पूछा गया था वो आगे शायद चेंज हुआ था। उसके बाद ये दूसरा पेपर था जो स्केड्यूल था कब, जो 21 अगस्त को था। उसके अंदर यहाँ पे स्केड्यूल्ड जो एग्ज़ाम की डेट थी जो 21 को थी, जो रिशफल हो गई थी, उसके अंदर भी इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस थे जो थोड़े से चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब बात करें द हिंदू इज डैश डैश, आर्टिकल के रिलेटेड से ये पूछा गया, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा वर्ड जो आर्टिकल के साथ शुरू हो, वॉवल के साथ शुरू होता है, उसके साथ आर्टिकल हमेशा क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। द हिंदू इज़ डैश डैश इंडियन डेली न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर्ड एट चेन्नई, तो द हिंदू इज़ एन इंडियन डेली न्यूज़पेपर, ये आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आया था जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या बनाना था, पैसिव बनाना था। और अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पैसिव वॉइस बढ़ाया था। और जब आपको मैंने 3 स्लाइड बताई थी, मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है, वही 2 ऐसे टेंस होते हैं जिनके अंदर आप बीइंग का यूज़ नहीं करते हैं, जिनके अंदर आप बीइंग का यूज़ नहीं करते। जैसे मेरी ओपन द विंडो, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसको आप पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये आपका कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप
एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को छोड़ने के अलावा हर एक के अंदर यहाँ पे बीइंग आता है, और जिसके अंदर बी आता है या बीइंग आता है उसका पैसिव नहीं बना सकते, उसका पैसिव बनता नहीं है। कुल मिलाकर बात करें 8 टेंसेस का ही हम पैसिव बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक रूल काफ़ी आपको चिल्ला कर कहा था, और अगर आपने नहीं देखा तो पहली दूसरी तीसरी स्लाइड्स के अंदर ही मैंने इस रूल को शुरू में ही बता दिया था, और ये भी बताया था कि आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। मैंने तब आपको बताया था कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को कन्वर्ट करा जाता है उसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद क्या यूज़ किया जाता है इज एम आर, या फिर आप इसकी जगह पे वॉज वर्ब भी रख सकते हैं इज एम आर, और वॉज वर्ब अगर आप पास्ट की बात करें वॉज वर्ब, और उसके बाद आप डायरेक्ट किसका यूज़ करते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये किसका है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, और वॉज वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे द विंडो वॉज बीइंग ओपनड बाय मैरी, रॉन्ग, द विंडो हैज़ बीन ओपनड बाय मैरी, ये भी रॉन्ग, द विंडो वॉज ओपनड बाय मैरी, तो ये आपका क्वेश्चन राइट है। क्यों, क्योंकि द विंडो वॉज ओपनड बाय मैरी, तो यहाँ पे इस रूल को सेटिस्फाई करें, मैरी ओपन दैट विंडो। इसी तरीके से आपको इसका अगर पैसिव बनाना होता द विंडो पहले आ जाता, वॉज ओपनड बाय मैरी, किसके द्वारा, किसने करा था, मैरी ने करा था, द विंडो इज ओपनड बाय मैरी। तो अगर यहाँ पे मैरी ओपन्स द विंडो होता तो तब यहाँ पे जो ऑप्शन डी था वो सही आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी था वो आपका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी यहाँ पे प्रीपोजिशन के रिलेटेड पूछा गया था, डैश डैश एन इंजीनियर ही इज़ ए नॉवलिस्ट। देखो यहाँ पे अक्रॉस एन ये भी नहीं आएगा, अगेंस्ट एन इंजीनियर, ये दो तो आपको कॉमनली पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन में आंसर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें बिसाइड की बात करें जिसके अंदर डी ई होता है, डी ई एस नहीं, डी ई की बात करें, उसका मतलब होता है इर्द गिर्द या पास, क्या होता है, पास। लेकिन अगर इस बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा, जिसको कहते हैं ना एक्सेप्ट दिस, यानी एक्सेप्ट इंजीनियर, वो एक नॉवलिस्ट भी है लेकिन एक उपन्यास भी लिखता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अब आपको बिसाइड पास नहीं है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट, बिसाइड्स एन इंजीनियर ही इज़ ए नॉवलिस्ट, तो इसका आंसर आपको ये आएगा। और ये मैंने आपको प्रीपोजिशन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। उसके बाद यहाँ पे ये रैबिट होल मैंने जो आपको 200 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस करवाए थे उसके अंदर ये मैंने आपको कवर करा था। और अगर आप में से किसी ने अच्छे तरीके से लेक्चर्स को देखा था, पार्ट्स को देखा था, तो आई होप आपने उसको आंसर सही तरीके से दिया होगा। रैबिट होल का मतलब होता है ज़मीन में कोई रैबिट होल करता है, खड्डा खोदता है, और ये यहाँ पे इस तरीके से होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर बात करें रैबिट होल की बात करें, इसका मतलब होता है किसी खतरनाक समस्या में फंसना। सपोज करो अगर ज़मीन पे कोई खड्डा करता है और अगर आप चलते हो तो आपका अगर पाँव फंस गया तो आपके लिए यहाँ पे कोई समस्या ही उत्पन्न होगी, कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा। टू जोक विद समवन, अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, माई पेशेंट हैज़ रन आउट। इंटर ए यानी किसी रैबिट होल का मतलब होता किसी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर जाना। इंटर ए चॉयटिक आर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी यहाँ पे अगर आप बात करें एक चक्रव्यूह की बात करें, किसी चक्रव्यूह, अगर चक्रव्यूह के अंदर गए अगर आपको निकलना आता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर भी, 50 जो था सेट 2 का, उसके अंदर भी यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे टेंसेस के रिलेटेड था, द प्रोजेक्ट मैनेजर डैश डैश द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दिस मंथ। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसने जो इस मंथ का जो टारगेट प्रोडक्शन का है वो उसने क्या कर दिया है, अभी तक यहाँ पे क्या कर दिया, इसका मतलब अभी तक रहना नहीं, हैव सक्सेसफुली अचीव्ड आएगा नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ आप हैव नहीं लगाते हैं, आप थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगते हैं और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और आप इस ऑप्शन के अंदर देख लें कि कहाँ पे लग रहा है, तो ये ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड, तो ये यहाँ पे आपका इसका क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 जो था उसके अंदर भी यहाँ पे पूछा गया था, द नर्सिस मस्ट हैव डैश डैश इन डीलिंग विद इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो ये एक यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। द नर्सिस मस्ट हैव, देखो जो नर्सिस थी, जो नर्सिस है उनको पेशेंट्स होना ज़रूरी है। अब ऐसे थोड़ी है कि आपके पास ऑप्शन है पेशेंट्स और पेशेंट्स, मॉरल और मॉरल,
पेशेंट्स एंड पेशेंट्स, मॉरल एंड मोरल। तो देखो यहाँ पे ना तो ये आएगा ना, द नर्सिस मस्ट हैव, सब्र होना चाहिए उनके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, पेशेंट्स आएगा। इन डीलिंग विद, किसके साथ, जो पेशेंट्स हैं उनके साथ जब डीलिंग करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, सबसे पहले जो नर्सिस हैं उनके पास पेशेंट्स होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से पेशेंट्स के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डील कर पाए या डील करें। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर भी आर्टिकल के रिलेटेड पूछा गया था, और अभी तक आपने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया है। द कोर्ट एक्सटेंडेड, अगर आपको याद है तो वहाँ पे मैंने आर्टिकल्स के अंदर कुछ आपको रूल्स बताए थे। मैंने यहाँ पे क्या बताए थे, जो सुपर में बताता था गोल्डन 7 रूल, ये मैं आपको इस तरीके से बताता था। उसके अंदर मैंने बताया था कि ऐसा वर्ड जो यहाँ पे लास्ट से शुरू होता है उससे पहले हमेशा किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। अगर आपको याद हो, अगर नहीं हो तो एक बार देख लें। द कोर्ट एक्सटेंडेड डैश डैश लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। तो आर्टिकल ये लग ही नहीं सकता, द कोर्ट एक्सटेंडेड ए लास्ट डेट, नहीं, द कोर्ट एक्सटेंडेड द लास्ट डेट। हम कहते हैं द लास्ट डेट, द लास्ट नंबर, द लास्ट ऑप्शन, ऐसे हम कहते हैं ना। इसीलिए आपको ये बात याद रखनी कि जब भी आपको कभी आर्टिकल्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका जो लास्ट से शुरू हो रहा है और उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो, वहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन द हो तो आप द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अभी तक 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 59 भी एक प्रीपोजिशन के रिलेटेड था जो ग्रामर के अंदर था, और ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया। आई एम विलिंग टू डोनेट 1000 रुपीज़ डैश डैश द ओल्ड एज होम। अब यहाँ पे आप 1000 ऑफ रुपीज़ तो डोनेट करना चाहते हो, लेकिन किसके लिए, के लिए, किसके लिए। तो यहाँ पे आपका एक सेंस ही आ जाती है कि किसके लिए, फॉर ओल्ड एज होम। यानी ओल्ड एज होम के लिए आप कितने 1000 रुपीज़ को क्या करना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो। मैं इच्छुक हूँ 1000 रुपीज़ डोनेट करने के लिए, किसके लिए, फॉर द ओल्ड एज होम। तो फ्रॉम नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, बिसाइड नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1770 की बात करें, मॉडल एक्सिलरी, जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि विल और शैल यहाँ पे क्या है, दो मॉडल हैं। और द जॉब बिडन डैश डैश बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट से ही आपको ये पता लगना चाहिए कि ये किसकी सेंस दे रहा है, फ्यूचर की। और मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे मॉडल्स हैं जो यहाँ पे फ्यूचर के सेंस देते हैं, एक तो आपका विल है, शेल है, दूसरे भी है होते हैं, लेकिन विल और शेल एक काफ़ी अच्छे हैं जिनके साथ आप कम्बिनेशन बैठाते हो टेंसेस के साथ और फ्यूचर टेंस को बनाते हैं। और यहाँ पे वुड, कुड, हैज़ टू, तो आपको पता है कि इसके साथ क्या आएगा, जो बिडन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। क्या आएगा, जो बिडन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। वुड भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म होती है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे वो आपका क्या है, विल है। और विल क्यों है, क्योंकि इट इज़ ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर फिर से यहाँ पे एक जंबल सेंटेंस आ गया था, सेम वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ हिज फादर एंड ब्रस्ट, सबसे पहले आपको नाउन फाइंड करना है आपको। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स व्हाइल एम्ब्रेसिंग हिम द लिटिल बॉय रिकॉग्नाइज द। तो सबसे पहले आपको देखा होगा कि द लिटिल बॉय यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। लिटिल बॉय यहाँ पे क्या है, छोटा लड़का, नाउन है। अब आपको ये पता लग गया कि जो भी आपका जो आंसर होगा या तो वो एस से शुरू होगा, यानी होगा, या तो क्या सिर्फ वो किससे शुरू होगा, एस से शुरू होगा। आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर एस है, और ये आपको कैंसिल कर दो और ये भी आप कैंसिल कर दो। इट मीन्स आपका जो आंसर छुपा है, आपका जो आंसर छुपा है एस, यानी यहाँ पे वो किसके अंदर है, या तो आपका ऑप्शन बी के अंदर है या फिर ऑप्शन आपके किसके अंदर है, यानी आपका या तो ऑप्शन बी के अंदर है और या फिर आपका ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन सी और ये नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये पता करना है कि एस के बाद आर आएगा या एस के बाद पी आएगा। तो लेट्स हैव ए सीक्वेंस, चलो सीक्वेंस देखते हैं। द लिटिल बॉय रिकॉग्नाइज द, किसको रिकॉग्नाइज करा उसने, रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर, ए प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ, हियर विल बी माई प्रेजेंस, है ना, द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। इट मीन्स यहाँ पे जो एस के साथ पी एक कम्बिनेशन बैठा रहा है, एस के साथ क्या बैठा रहा है, पी एक लिंक बना रहा है, एक कम्बिनेशन बैठ रहा है। द लिटिल बॉय रिकॉग्नाइजेज द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर, जो छोटा लड़का था उसने अपने पिता की, अपने पापा की जो प्रेजेंस थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया था, मीन्स यहाँ पे फील कर दिया था, रिकॉग्नाइज पहचान दिया था। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स,
जैसे उसने रिकॉग्नाइज किया, उसकी आंखों से क्या निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, वाइल एम्ब्रेसिंग हर, उसने अपने पापा को यहाँ पे क्या लगाया, गले लगाया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। SPQR सीक्वेंस इसकी बनेगी। देखो अब, द लिटिल बॉय रिकॉग्नाइजेज द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर एंड बरस्ट्स इनटू टीयर्स वाइल एम्ब्रेसिंग हिम, यानी फूट फूट कर वो क्या करने लगा, रोने लगा अपने पापा के साथ गले लग के। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंट्रीटी। अब यहाँ पे एंट्रीटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंट्रीटी का मतलब होता है द होल ऑफ समथिंग। जैसे हम इंटायरली बात करते हैं उसको आप एंट्रीटी भी कहते हैं। अब इसके रिलेटेड आपको इसका एंटोनियम्स ढूंढना है आपको। अब बात करें यहाँ पे एंट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप बात करें, जैसे इसकी बात करें, मैं इस होल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसके सेक्शन ले लिए, इसके मैंने क्या ले लिए, यहाँ पे आपके लिए सेक्शन ले लिए। एंट्रीटी का मतलब होता है इंटायर, लेकिन इसका अगर आप अपोजिट देखना हो तो इंटायर का आपका अपोजिट क्या आएगा, सेक्शन आएगा। क्या आएगा, सेक्शन। एग्रीगेट आएगा या कम्प्लेक्स आएगा, तो इसका जो आएगा अपोजिट मीनिंग वो क्या आएगा, सेक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड डुबिशियस। मैं डुबिशियस बात करें, डुबिशियस, डुबिशियस का मतलब होता है सस्पेक्टेड। मैंने ऐसा, जिसको आप डाउटफुल पर्सन कहते हैं उसको आप कहते हैं डुबिशियस। क्या कहते हैं, डाउटफुल, यानी बात करें यहाँ पे डाउटफुल पर्सन को क्या कहा जाता है, डुबिशियस कहा जाता है। बात करें क्लियर तो यहाँ पे आएगा नहीं, प्रोबेबल भी नहीं आएगा, फ्रैंक का मतलब होता है ओपन, ये भी नहीं आएगा। अब फिशी होता है ना, एक आपने फ्रेज देखा होगा, समथिंग इज़ फिशी। यहाँ पे होता है समथिंग इज़ फिशी, यानी दाल में कुछ काला है, इट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउट है। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या था, इसका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस यहाँ पे लेक्चर का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर यहाँ पे टेंसेस के रिलेटेड पूछा गया था। डैश डैश शी डैश डैश 6 मैचेस अंटिल दैट मंथ। दैट मंथ से ये पता चलता कि ये यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। और शी के बाद यहाँ पे तो ना तो आप हैव का यूज़ कर सकते हो, विंस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात है तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे कर लें। और ना आप विन का यूज़ कर सकते हो, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब आपको पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से इसको आपको आंसर करना है, क्योंकि दैट मंथ यहाँ पे प्रीवियस मंथ की बात हो रही है। अंटिल दैट मंथ, उस महीने तक उसने 6 मैचेस को जीत लिया था। तो शी हैड वॉन 6 मैचेस अंटिल दैट मंथ। सो लास्ट क्वेश्चन आज के इस डिस्कशन का, इस एनालिसिस का, जो पेपर आए थे अभी मेडिकल के रिलेटेड जो पेपर हुए थे अभी JKSSB के अंदर, तो उसके रिलेटेड CBT एग्ज़ाम्स जो था। अब यहाँ पे फिर से आपको सेम वही कंसेप्ट ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। चलो नाउन ढूंढते हैं। रिएक्टेड टू द अनयूजुअल, जस्ट, नेटिजन्स, इवन नासा, एज द फोटो वेंट वायरल, नॉट, व्यू विद द डैश ऑफ ह्यूमर। एज द फोटो, फोटो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया कि जो मेरा जो आंसर है वो R से शुरू होगा, तो यहाँ पे आपको R से जो शुरू हो रहा है उसी को आपको रखना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आपने देखना है कि लिंक कैसे करें। जैसे एज द फोटो वेंट वायरल, नॉट, नॉट, उसके बाद आपका क्या रहा है, नॉट, जस्ट, नेटिजन्स, इवन नासा, ये जगह का नाम है। ये यहाँ पे किसका है, देखो यहाँ पे क्यों मैंने इस सीक्वेंस को लिया, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था नाउन एक सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, तभी इस सीक्वेंस को भी मैंने यहाँ पे लिया। आप देख रहे हैं एज द फोटो, फोटो के बाद गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, इट मीन्स यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रहा है। एज द फोटो वेंट वायरल, नॉट जस्ट नेटिजन्स, जगह का नाम है, इवन नासा, ना ही खाली नेटिजन्स ने बल्कि नासा ने, इवन नासा रिएक्टेड टू द अनयूजुअल। इट मीन्स यहाँ पे आपका R और Q का एक सीक्वेंस बन रहा है, एक लिंक बन रहा है। उसके बाद इवन नासा, उसके बाद आपका Q और यहाँ पे P का एक बन रहा है। इवन नासा रिएक्टेड टू द अनयूजुअल, और P और उसके बाद किसका बन रहा है, S का बन रहा है, P और S का बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपका क्या था, R से शुरू हो रहा था, तो इसका मतलब R के बाद आप क्या लगाओगे, R के बाद जब मैंने बात करी Q की, तो R के बाद आपको Q यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी से आपका आंसर यहाँ पे भी सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे, वो मैंने आपको बताया। और अगर मैं
आप सभी के लिए ये जंबल सेंटेंस की लेक्चर अभी बना रहा हूँ। अगर मेरे को टाइम जितना जल्दी मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर आपको ये जंबल्स की कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। आई होप दिस ऑल डिस्कशन वॉज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई होप यू हैव गॉट ग्रेट थिंग्स टू लर्न। और आपको एक एनालिसिस भी मिला, और आपको अगर आपने पेपर दिया था तो उसके अंदर आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आपके करेक्ट इंग्लिश के अंदर वो भी आपको जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस लेक्चर। और आपको मैंने कहा है कि आप यहाँ पे ब्राइट आविष्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको ये काफ़ी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो, मेरा काम है आपको अवेयर करना। अब अगर आपको देखना है कि क्योंकि एक ही सोर्स से आपको सब चीज़ें नहीं मिल सकती है, वहाँ पे आपके लिए छोटी छोटी लेक्चर्स है जो आपके ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड तक आपके जो जॉब्स है, सी ग्रेड तक, उसके रिलेटेड आपका ग्रामर पूरा अपलोडेड है। उसके अलावा आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड काफ़ी आपके यहाँ पे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। सो इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच।